हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास 4 है और आज इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिख धर्म। सिख धर्म के हमने हमारे जो 10 गुरु थे उनके बारे में पढ़ा था और 10 गुरुओं के बाद जो सिखों का नेतृत्व किया जाता है वो बंदा बहादुर जी के द्वारा किया जाता है, उसको भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में यह देखा था कि किस प्रकार से जो सिख राज्य था, जो सिख क्षेत्र था, उसको 12 मिसलों में व 12 जत्थों में विभाजित कर दिया गया था। और उन 12 जो मिसल थी, उन मिसलों में से ही एक मिसल थी हमारी सुकर चकिया मिसल। और सुकर चकिया मिसल से ही एक शासक, एक नेतृत्व करने वाला नेता उठ के आता है, वो है हमारा रंजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में हम रंजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रंजीत सिंह जो 1792 में जिसपे जो शुक्ल चकिया जो मिसल है उसका प्रमुख बनता है। तो शुक्ल चकिया जो मिसल थी, इस मिसल का जो संस्थापक था वो था बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह के दो पुत्र थे, एक था चंद्रा सिंह और दूसरा था नोद सिंह। नोद सिंह जो प्रमुख बना था फिर, और नोद सिंह का भी एक पुत्र था चरत सिंह। और ये कहा जाता है कि जो ये चरत सिंह थे, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है शुक्र चकिया मिसल का। और चरत सिंह जो वास्तविक संस्थापक थे, इनका एक पुत्र हुआ था जो था महासिंह। और महासिंह जब शुक्ल चकिया मिसल के प्रमुख बने थे तो इनका एक पुत्र था रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह, जो शुक्ल चकिया के प्रमुख थे। महासिंह जिनकी मृत्यु 1793 व 1792 में हो जाती है। रंजीत सिंह का जो जन्म होता है, रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में पंजाब में होता है। जब रंजीत सिंह के जो पिता थे महासिंह, महासिंह की जब मृत्यु होती है 1792 1793 में, तो उस समय जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह की जो आयु थी वो थी 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में रंजीत सिंह शुक्ल चकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं, क्योंकि इनके जो पिता थे महासिंह, महासिंह का निधन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शुक्ल चकिया जो मिसल थी, शुक्ल चकिया मिसल का जो क्षेत्र आता था, जिसमें शुक्ल चकिया मिसल का साम्राज्य चलता था, वो थी रावी व चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र। जो रावी नदी है, रावी नदी और चेनाब नदी के जो बीच का क्षेत्र था, वहां पर शुक्ल चकिया मिसल का क्षेत्र था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि महासिंह की मृत्यु के बाद, जब रंजीत सिंह के पिता महासिंह की मृत्यु हो जाती है, तो रंजीत सिंह सिर्फ 12 साल के रहते हैं। परंतु इन्हें वो शुक्ल चकिया मिसल का प्रमुख तो बना दिया जाता है, परंतु जो शुक्ल चकिया मिसल का जो कार्य होता है, वो कार्य पृथ्वी शासन परिषद के माध्यम से होता था। दोबारा देखिए कि 12 साल की उम्र में रंजीत सिंह शासक व प्रमुख तो बन जाते हैं, परंतु जो कार्य होता है शुक्ल चकिया मिसल का, या शुक्ल चकिया मिसल का जो शासन को संभाला जाता था, वो पृथ्वी शासन परिषद के माध्यम से होता था सारा कार्य। और पृथ्वी शासन जो परिषद थी, इसने जो कार्य किया था, जब महासिंह की मृत्यु 1792 में हो जाती है, तो 1792 से लेकर 1797, मतलब 5 साल इन्होंने, रंजीत सिंह जब प्रमुख बनते हैं उसके बाद 5 साल 1797 तक इन्होंने पृथ्वी शासन परिषद ने शुक्ल चकिया का कार्य संभाला था। और इस परिषद में जो सदस्य थे वो थे, पहला सदस्य था रंजीत सिंह की माता। रंजीत सिंह की माता जो थी राजकौर। इस परिषद में पहली सदस्य थी राजकौर, जो रंजीत सिंह की माता थी। दूसरे थे सदाकौर, और सदाकौर जो थी वो रंजीत सिंह की सास थी, मतलब मदर इन लॉ थी।
तीसरे जो सदस्य थे वो थे दीवान, शुक्लचकिया मिसल के दीवान, और दीवान थे लखपत राय। तो ये 3 सदस्य थे जो पृथ्वी शासन परिषद के माध्यम से कार्य किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब रंजीत सिंह 17-18 साल के हो जाते हैं तो 1797 में रंजीत सिंह खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं कि अब शुक्लचरिया मिसल का जो कार्य है वो मैं खुद संभालूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो 12 मिसलों में से जो सबसे शक्तिशाली मिसल थी उस समय पर, जब विभाजन हुआ था सिख राज्य का 12 मिसलों में, उस समय जो सबसे शक्तिशाली मिसल थी वो थी भंगी मिसल। और भंगी मिसल का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था लाहौर और अमृतसर। लाहौर क्षेत्र और अमृतसर के क्षेत्रों पर भंगी मिसल का शासन चलता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रंजीत सिंह के शासनकाल में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था 1798 में, और जमान शाह की 12 तोप चिनाब नदी में गिर गई थी। तब रंजीत सिंह ने उन्हें निकालकर जमान शाह के पास भेजा था। दोबारा से देखिए कि जब जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था तो जमान शाह की 12 तोप चिनाब नदी में गिर गई थी, और उन तोपों को रंजीत सिंह ने चिनाब नदी से निकालकर जमान शाह के पास भिजवा दिया था, और इससे जमान शाह खुश हो गए थे उनसे और उन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि जो रंजीत सिंह को मिली थी वो जमान शाह ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रंजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार हुआ था 1799 में। 1799 में रंजीत सिंह ने भंगी मिसल पर आक्रमण किया था और उनसे लाहौर को छीन लिया था और अपना अधिकार जमा दिया था 1799 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी थी वो थी लाहौर, जिसे रंजीत सिंह ने 1799 में जीत लिया था। पंजाब की धार्मिक राजधानी थी अमृतसर, जो 1805 में बनवाई गई थी रंजीत सिंह के द्वारा, क्योंकि रंजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार कर लिया था 1802 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा था जिसे नादिर शाह भारत से ले गया था, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा ने भेजा था। और ये जो अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था जमान शाह और जमान शाह का पुत्र था शाह शुजा। तो रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था जब रंजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद की थी। शाह शुजा अफगानिस्तान से आया था रंजीत सिंह से मदद मांगने के लिए और रंजीत सिंह ने इसकी मदद की थी, और इससे खुश होकर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरे को नादिर शाह ले गया था 1739 में। 1739 में जब नादिर शाह जो ईरान का शासक था, ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 पर जब मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक है उसका शासन चल रहा था तो भारत पर आक्रमण किया था, और 1739 में युद्ध हुआ था जिसे करनाल का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था, और नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जिसे शाहजहां ने बनवाया था उसे अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1802 में अमृतसर पर अधिकार कर लिया था रंजीत सिंह ने, और अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया था 1805 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ये 12 मिसल थी हमारी, 12 मिसलों को रंजीत सिंह ने एकीकरण किया था इन 12 मिसलों का, और एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। देखिए कि शुरू में जो राज्य था उसको विभाजित करके 12 मिसलों में विभाजित कर दिया गया था, परंतु रंजीत सिंह ने इन 12 मिसलों को
मिसलों का एकीकरण किया था और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1808 में रंजीत सिंह ने सतलुज नदी को पार किया था। रंजीत सिंह का जो क्षेत्र था या शुक्लचर्या का जो क्षेत्र था वो चिनाब नदी से लेकर व्यास नदी, वो रावी नदी के बीच में था, परंतु रंजीत सिंह ने सतलुज नदी को पार करके कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था और ये क्षेत्र थे फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला व थानेसर। फरीदकोट, अंबाला, मालेरकोटला, थानेसर, इन क्षेत्रों पर रंजीत सिंह ने सतलुज नदी को पार करके अपना अधिकार जमा लिया था, अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिया था 1808 में। और इससे जो अंग्रेज थे वो नाखुश हो गए थे, वो नाराज हो गए थे। तो अंग्रेजों ने, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 25 अप्रैल 1809 में 25 अप्रैल 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। मतलब कि जब 1808 में रंजीत सिंह ने कुछ क्षेत्रों, सतलुज नदी को पार कर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, तो इससे अंग्रेज नाराज हो गए थे और उन्होंने 25 अप्रैल 1809 में मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और ये जो संधि हुई थी, इस संधि में कुछ शर्तें व कुछ नियम लागू हुए थे। जैसे जो सतलुज नदी थी, सतलुज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया था। मतलब सतलुज नदी थी हमारी, जैसे ये सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी जो है ये हमारा पश्चिम का क्षेत्र है, सतलुज नदी का पश्चिम, और ये सतलुज नदी का पूर्वी का क्षेत्र है। तो सतलुज नदी को दोनों राज्य मतलब यहाँ का शुक्र चकिया जो मिसल थी, रंजीत सिंह का जो क्षेत्र चल रहा था वो पश्चिम में था, और पूर्वी में जहां पर सतलुज नदी को पार करके रंजीत सिंह ने कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था, यहाँ पर अंग्रेजों का चल रहा था। तो इस संधि के माध्यम से ये जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी को दोनों राज्यों की सीमा बना लिया गया था कि यहाँ ये पूर्वी है और ये पश्चिम है, यहाँ पर रंजीत सिंह का राज चलेगा, रंजीत सिंह का शासन चलेगा और यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सतलुज नदी के पूर्व के जो राज्यों पर अब अंग्रेजों का अधिकार था। मतलब सतलुज नदी के जो पूर्व के राज्य थे, यहाँ पर अब अंग्रेजों का अधिकार रहेगा, और सतलुज नदी का जो पश्चिम का क्षेत्र है उस पे रंजीत सिंह का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट, यहाँ पर लुधियाना पर अंग्रेजों का अधिकार था, और लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। और ये रेजिमेंट की जो स्थापना की गई थी वो सिर्फ इसी वजह से की गई थी कि जो रंजीत सिंह हैं वो दोबारा से सतलुज नदी पार करके आक्रमण ना करें। लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई जिससे आक्रमण ना हो सके रंजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रंजीत सिंह ने ये कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। मतलब रंजीत सिंह ने ये कहा था कि ये भगवान व ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरे दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये जो कथन है, ये कथन रंजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। कि एक फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जामना, और विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। नेपोलियन जो फ्रांसीसी में एक ब्रिगेडियर था, एक कमांडेंट था, उसकी तुलना रंजीत सिंह से की गई है। जो ये नेपोलियन है, नेपोलियन में हमारे कुछ भारत के शासक हैं,
तो उनको भी नेपोलियन की उपाधि दी गई है। जैसे भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। नेक्स्ट आता है हमारा ईरान का नेपोलियन, और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह वही ईरानी शासक है जिसने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया था 1739 में, और भारत से मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा ले गया था। नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण भारत का नेपोलियन, और दक्षिण भारत का जो नेपोलियन है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान जिसके पिताजी का नाम था हैदर अली, और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। फिर आता है हमारा कि जो नेपोलियन है जिसके नाम से इन्हें उपाधि दी गई है, नेपोलियन के नाम से जाना जाता था नेपोलियन बोनापार्टे, और नेपोलियन बोनापार्टे था फ्रांस का कमांडेंट। फिर आता है हमारा कि राजा रंजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, मतलब इन्हें शेर ए पंजाब की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा रंजीत सिंह ने जो शासन किया था वो सरकार ए खालसा व खालसा सरकार के नाम से किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजा रंजीत सिंह ने नानक शाही के नाम से सिक्के चलाए थे, और ये कहा जाता है कि ये जो सिक्के चलाए थे नानक शाही के नाम से, ये सिख धर्म के प्रथम जो गुरु थे गुरु नानक जी, उनके नाम से चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजा रंजीत सिंह ने 1809 में कागड़ा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया था, व राजा रंजीत सिंह ने 1819 में कश्मीर पर अधिकार किया था। दोबारा से देखिए कि 1809 में कागड़ा पर अधिकार किया था, और 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया था, और 1819 में कश्मीर पर अधिकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1831 में राजा रंजीत सिंह ने विलियम बेंटिक से मुलाकात की थी, और ये मुलाकात हुई थी रोपड़ क्षेत्र में, और इस मुलाकात में जो एक संधि हुई थी उस संधि को दोबारा से दोहराया गया था। तो दोबारा से देखिए कि 1831 में राजा रंजीत सिंह और विलियम बेंटिक के बीच में रोपड़ क्षेत्र में मुलाकात हुई थी, और एक संधि हुई थी, उस संधि को दोबारा से दोहराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राजा रंजीत सिंह का जो पेशावर पर अधिकार हुआ था वो 1834 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यूरोपीय दर्रे पर अपनी सेना तैयार की थी राजा रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा रंजीत सिंह ने तोप बनाने के कारखाने खोले थे, मतलब तोप बनाने के लिए कुछ कारखाने तैयार किए थे जहां पर तोपें तैयार की जाती थी, और ये जो कारखाने थे ये थे लाहौर में, ये थे लाहौर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लेपेल ग्रिफिन ने राजा रंजीत सिंह की आत्मकथा लिखी थी, जिसमें राजा रंजीत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, और ये त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्षों से एक संधि हुई थी, और ये जो त्रिपक्षीय संधि थी ये ऑकलैंड, राजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। दोबारा से देखिए 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी जो ऑकलैंड, राजा रंजीत सिंह और शाह शुजा जो अफगानिस्तान का शासक था, शाह शुजा ने ही रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रंजीत सिंह ने 1822 में फौज एक खास सेना का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रांतों में बटे राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, और जो प्रांतों में बांटा गया था उसे सूबा कहा जाता है, और सूबे का जो अधिकारी होता था उसे नाजिम
कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि राजा रंजीत सिंह के 4 सूबे थे और वो 4 सूबे थे हमारे कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा रंजीत सिंह की कुछ पत्नियां थी, जैसे मेहताब कौर। राजा रंजीत सिंह की पहली पत्नी का नाम है मेहताब कौर, इनकी दूसरी पत्नी का नाम है दया कौर, तीसरी पत्नी थी इनकी जींद, जो हरियाणा में है, जिसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, जींद। जींद के राजा गजपत सिंह की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। इनकी चौथी पत्नी थी रतन कौर और इनकी 5वीं पत्नी थी जिदा कौर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजा रंजीत सिंह के पुत्र, राजा रंजीत सिंह के 6 पुत्र थे, 7 पुत्र थे इनके। पहला पुत्र का नाम है शेर सिंह, दूसरे पुत्र का नाम है दिलीप सिंह, तीसरे पुत्र का नाम है तारा सिंह, चौथे पुत्र का नाम है कश्मीर सिंह, 5वें का नाम है पिसोरा सिंह और छठे का नाम है मुल्तान सिंह और 7वें का नाम है खड़क सिंह। इन पुत्रों में से जो राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है वो है खड़क सिंह। और खड़क सिंह की मृत्यु के बाद जो सिख धर्म का जो अंतिम गुरु बनता है, वह नेतृत्व करता है, वो है दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह इंग्लैंड में भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये थे राजा रंजीत सिंह की पत्नियों के नाम और उनके पुत्रों के नाम। जो खड़क सिंह है, जो हमारा खड़क सिंह की पत्नी का नाम था चांद कौर और खड़क सिंह का पुत्र था जो था नैनिहाल सिंह। और नैनिहाल सिंह का निधन हो जाता है 1840 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रंजीत सिंह के जो क्षेत्र थे, राजा रंजीत सिंह के जो साम्राज्य का क्षेत्र था, वो क्षेत्र थे पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा रंजीत सिंह ने आधुनिक यूरोपीय शैली की सेना बनवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा रंजीत सिंह धर्मनिरपेक्ष शासक थे, मतलब ये सभी धर्मों को एक समान देखते थे। तभी इन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ जो ईश्वर ने मैं मुझे एक आंख से अंधा कर दिया ताकि मैं सभी धर्मों को बराबर देख सकूं। ये जो कथन है, ये कथन राजा रंजीत सिंह का है, इसलिए राजा रंजीत सिंह को धर्मनिरपेक्ष शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक विदेशी मंत्री था, मतलब राजा रंजीत सिंह के दरबार में या इनके शासन में जो इनका विश्वास पात्र मंत्री था, इनका विदेशी मंत्री था जो फकीर अजीजुद्दीन था, मतलब फकीर अजीजुद्दीन इनका विश्वास पात्र मंत्री था। और फकीर अजीजुद्दीन एक विदेशी मंत्री था राजा रंजीत सिंह के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके दरबार में जो मुख्यमंत्री थे वो थे राजा ध्यान सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके दरबार में जो रक्षा मंत्री थे दीवान मोहकम सिंह, दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा। तो ये थे इनके रक्षा मंत्री। फिर आते हैं इनके दरबार में जो अर्थ मंत्री थे वो थे भगवान दास। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राजा रंजीत सिंह के जो प्रशासन था, उस प्रशासन में 12 प्रशासनिक विभाग थे और उनमें से 12 जो प्रशासनिक विभाग थे, उन विभागों में से 4 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो हैं पहला विभाग है हमारा दफ्तर ए आबवाब उल मल। और दफ्तर ए आबवाब उल मल जो विभाग था, इसका जो कार्य होता था वो भू राजस्व व जो आय के स्रोत होते थे उनकी जांच करना होता था। दूसरा विभाग था हमारा दफ्तर ए तोही जात। और दफ्तर ए तोही जात जो विभाग था, इसका जो कार्य होता था वो राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था की जाती थी, मतलब राज परिवार जो था राजा रंजीत सिंह का जो परिवार था उसके व्यय की व्यवस्था की जाती थी। तीसरा जो विभाग था वो था हमारा दफ्तर ए रोज नामचा। और दफ्तर ए रोज नामचा विभाग का कार्य होता था राजा के प्रत्येक दिन का व्यय रखा जाता था।
चौथा विभाग है हमारा दफ्तर ए मवाबाज, और दफ्तर ए मवाबाज विभाग में सैनिक व असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभी हमने देखा कि राज्य कुछ प्रांतों में विभाजित किया गया था, उसे सूबा कहा जाता था, और सूबे का जो अधिकारी होता था उसे नाजिम कहा जाता था। राजा रंजीत सिंह के शासनकाल में 4 सूबे थे हमारे, जो थे कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। जो सूबा होता था, सूबे का अधिकारी नाजिम होता था, और सूबे को भी परगना में बांट दिया जाता था, और परगना का जो अधिकारी होता था उसे कारदार कहा जाता था, और कारदार का जो कार्य होता था वो शांति व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व इकट्ठा करना। जो परगना होता था, परगने को भी तालुक में विभाजित व तालुक में बांट दिया जाता था, और तालुक को भी मौजा व गांव में बांट दिया जाता था। और ये जानकारी मिलती है कि एक तालुक में कम से कम 50 से 100 गांव होते थे, और जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो मौजा या फिर गांव होती थी। दोबारा से देखिए, राज्य को प्रांतों में जो विभाजित किया जाता था उसे सूबा कहा जाता था, और सूबे को परगने में बांट दिया जाता था, और परगने को तालुक में बांट दिया जाता था, और तालुक को मौजा व गांव में बांट दिया जाता था, और मौजा व गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा रंजीत सिंह के शासनकाल में सबसे ऊंचा न्यायालय जो होता था उसको अदालत ए आला भी कहा जाता था, और सबसे ऊंचा जो न्यायालय है अदालत ए आला ये था लाहौर में, और लाहौर थी राजा रंजीत सिंह की राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बैरन ह्यूगल ने कहा कि एक इतिहासकार थे, एक विदेशी यात्री थे बैरन ह्यूगल, और बैरन ह्यूगल ने यह कहा था राजा रंजीत सिंह के बारे में कि राजा रंजीत सिंह से ज्यादा पूरे पंजाब में क्रूप व भद्दा व्यक्ति नहीं है। और राजा रंजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी, राजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई थी, लाहौर में हुई थी। राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे खड़क सिंह को इनका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु जैसे 1839 में हो जाती है, तो 1839 के बाद उनका जो पुत्र होता है खड़क सिंह शासक बन जाता है, और खड़क सिंह के पिता जैसे राजा रंजीत सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा खड़क सिंह के दरबार में एक वजीर होता था जो था ध्यान सिंह, और वजीर ध्यान सिंह था, और इसी तरह से खड़क सिंह के दरबार में व प्रशासन में डोगरा सरदार हावी हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वजीर ध्यान सिंह ने अपने पुत्र नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया था, और खड़क सिंह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, और खड़क सिंह की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नैनीहाल सिंह दरबार में डोगरा बंधुओं गुलाब सिंह, ध्यान सिंह व सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि नैनीहाल सिंह जो था वो रंजीत सिंह के दूसरा जो पुत्र था शेर सिंह का समर्थन किया करता था। मतलब नैनीहाल सिंह शेर सिंह को राजा बनाना चाहता था, और एक दुर्घटना में नैनीहाल की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब नैनीहाल की मृत्यु हो जाती है तो नैनीहाल के बाद रंजीत सिंह का पुत्र शेर सिंह राजा बन जाता है, और शेर सिंह की मृत्यु भी 1843 में हो जाती है। जब शेर सिंह की मृत्यु 1843 में हो जाती है तो शेर सिंह का ही भाई था दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह 1843 से 1849 तक
सिख नेता बनता है, वह शासक बनता है। सिख दिलीप सिंह जो था वो रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र थे और दिलीप सिंह को महाराजा बना दिया जाता है 1843 में। और जो दिलीप सिंह की माता थी जिंदल, जो इनकी माता थी जिंदल, जिंदल को उनकी संरक्षिका के रूप में संरक्षिका बनाया जाता है। और दिलीप सिंह के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर पर अधिकार कर लिया था। और जो दो युद्ध हुए थे, आंग्ल सिख युद्ध, वो दोनों आंग्ल सिख युद्ध भी दिलीप सिंह के शासनकाल में ही हुए थे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से 1846 ईस्वी तक चला था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था। अंग्रेजों ने जब इसे जीत लिया था तो इसके कुछ परिणाम हुए थे और परिणाम में कुछ संधियां हुई थी, जैसे लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में दो संधि हुई थी, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। और जब ये युद्ध हुआ था 1845-1846 में, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो 1844 से 1848 तक था। ये जो युद्ध था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, इस युद्ध को जो दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह इसलिए हारे थे क्योंकि उनके जो सेना अध्यक्ष थे लाल सिंह व तेज सिंह, लाल सिंह व तेज सिंह जो सेना अध्यक्ष थे दिलीप सिंह के, उन्होंने दिलीप सिंह को धोखा दे दिया था। फिर आता है हमारा दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध जो चला था वो हमारा 1848 से 1849 तक चला था। और जिस समय ये युद्ध चल रहा था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 तक था। द्वितीय जो दूसरा युद्ध था, दूसरे युद्ध में भी संधि हुई थी जो थी हमारी अमृतसर की संधि। पहले युद्ध में हुई थी लाहौर व भैरोवाल की संधि और दूसरे युद्ध में हुई थी अमृतसर की संधि। और द्वितीय युद्ध में ही दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे दिया था। कोहिनूर हीरा जिसे रंजीत सिंह को एक अफगान शासक ने दिया था। और दिलीप सिंह ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद दिलीप सिंह को इंग्लैंड पेरिस में भेज दिया जाता है और दिलीप सिंह को एक मासिक पेंशन दी जाती है और इन्हें नारकाम का वजीर बना दिया जाता है पेरिस में। दूसरे सिख युद्ध के बाद सिख राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो ये थे हमारे दो आंग्ल सिख युद्ध। इन दो आंग्ल सिख जब ये चल रहे थे 1845 से लेके 1849 तक, इनके बीच में इनके साथ साथ कुछ और युद्ध भी चल रहे थे। जैसे पहला युद्ध है हमारा रामनगर का युद्ध और रामनगर का युद्ध 1848 में हुआ था। दूसरा आता है चिलियावाला का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध 1849 में हुआ था। तीसरा आता है गुजरात का युद्ध और गुजरात का युद्ध 1849 में हुआ था। गुजरात के युद्ध को ही तोपों का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का इस्तेमाल हुआ था। और ये कहा जाता है कि ये जो युद्ध थे, तीन युद्ध, इन युद्धों में जो सिख सेना थी वो सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जब ये गुजरात का जो अंतिम युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेनापति था वो था चार्ल्स नेपियर। उसके बाद जब दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है तो दिलीप सिंह की इंग्लैंड में वह पेरिस में रहता था, पेरिस में वजीर बनाया हुआ था इसको। और इसकी मृत्यु 22 व 23 अक्टूबर
22 व 23 अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो जाती है। और इस प्रकार से दिलीप सिंह जो थे वो सिख सिख धर्म के अंतिम शासक थे। उसके बाद आता है हमारा कि रंजीत सिंह के शासनकाल में व दिलीप सिंह और खड़क सिंह के शासनकाल में सिख धर्म की जो भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। प्रथम पॉइंट है हमारा कि राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था, जो आय का प्रमुख स्रोत था राज्य का, सिख राज्य का, वो था भू राजस्व। मतलब जो भूमि पे उपज होती थी उस उपज को लिया जाता था कर के तौर पर, और उपज का 33 से 40 प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिख धर्म में जो उपज ली जाती थी उसकी कुछ प्रथाएं थी, जैसे राजस्व व्यवस्था आधारित थी बटाई प्रथा पर, और बटाई प्रथा जो चली थी वो 1823 तक चली थी, और 1824 से लेके 1834 तक कंकूत व्यवस्था चली थी। कंकूत व्यवस्था में इसमें कर वसूली, मतलब इसमें कर वसूली की जाती थी, परंतु कर वसूली के तौर पर उपज जो होती थी, जो किसानों की उपज होती थी, उस उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैन्य प्रशासन। और सैन्य प्रशासन में रंजीत सिंह की जो सैन्य व्यवस्था थी, महाराजा रंजीत सिंह की जो सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश व फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि रंजीत सिंह ने अपनी सैन्य व्यवस्था में फ्रांसीसी व कुछ इटालियन जो सेनापति थे या जो युद्ध जानते थे उनको अपनी सेना में भर्ती किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रंजीत सिंह की सेना फौज ए खास व फौज ए आईना नियमित सेना थी। मतलब इनकी जो सेना थी वो फौज ए खास और फौज ए आईना थी, और ये जो सेना थी ये नियमित सेना थी। फौज ए खास जो सेना थी इसको आगे चल के इसका विभाजन कर दिया था, और इसका विभाजन घुड़सवार सेना में, पैदल सेना में व तोप खाने सेना में विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1822 में फ्रांसीसी सेनापति ने घुड़सवारों को प्रशिक्षित किया था। मतलब रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह व दिलीप सिंह और खड़क सिंह की जो सेना थी, उस सेना में जो घुड़सवारों को प्रशिक्षण दिया गया था वो फ्रांसीसी सेनापति के द्वारा दिया गया था 1822 में। जब फ्रांसीसी सेनापति ने इन घुड़सवारों को प्रशिक्षण किया था तो ऑकलैंड राजा ने ये कहा था कि विश्व की दुनिया की सबसे सुंदर घुड़सवार सेना है सिखों की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पैदल सेना का जो प्रशिक्षण किया था वो बंतूरा सेनापति ने किया था, जो इटालियन के थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि तोपखाने का जो प्रमुख था उसे इलाही बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फौज ए बैकवायद अनियमित सेना थी। दोबारा से देखिए, हमारी दो सेनाएं नियमित थी, जो थी फौज ए खास और फौज ए आईना। फौज ए खास और फौज ए आईना नियमित सेना थी, परंतु एक अनियमित सेना भी थी जो थी हमारी फौज ए बैकवाद। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पैदल सेना होती थी और पैदल सेना का जो प्रधान होता था उसको वंतुरा भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तोपखाने का जो प्रधान होता था उसे कोट व गार्डनर भी कहा जाता था। तो ये था हमारा सिख राज्य व सिख धर्म की जानकारी। और जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज जो होते हैं वो दिलीप सिंह को हराकर उन्हें इंग्लैंड भेज देते हैं, और डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल था, और डलहौजी के द्वारा जो सिख राज्य को 1849 में अंग्रेजी राज्य में
मिला लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिख धर्म की कंप्लीट वीडियो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भक्ति आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।